हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये टॉपिक पिलर सेकंड का पार्ट 5 है, मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का और यहाँ पर आज के टॉपिक में हम 3 स्टेट्स को कवर करेंगे, दैट इज मैसूर, केरल और राजपूत। इन स्टेट्स को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, और ये सारी जो स्टेट्स हैं इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट। जैसा कि हमने पिलर फर्स्ट में देखा था, पिलर फर्स्ट में पिलर फर्स्ट को हमने क्या बोला था? डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल, डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स। ठीक है, और पिलर सेकंड की अगर हम बात करें, पिलर सेकंड था राइज ऑफ रीजनल स्टेट, राइज ऑफ रीजनल स्टेट। इसका मतलब स्थानीय राज्यों का उदय है, स्थानीय राज्यों का उदय। देखो, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि इतिहास में एक कालखंड में अलग अलग जगह अलग अलग घटनाएं घटित होती और एक दूसरे को प्रभावित करती। तो जैसे ही मुगलों का डिक्लाइन हुआ, राज्य जो स्थानीय राज्य हैं इनको अपॉर्चुनिटी मिली, इन्होंने राइज करना चालू किया। और हमारा थर्ड पिलर का नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन का आगमन। और जो चौथा पिलर है हमारा, दैट इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। तो अभी हम सेकंड पिलर पे बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने रीजनल स्टेट में हमने 3 टाइप की स्टेट देखी थी। इसमें से पहला स्टेट को हमने बोला था सक्सेसर स्टेट। इसमें हमने बात करी थी किसकी? कार्नेटिक की, बंगाल की, अवध की, अवध और हैदराबाद की, हैदराबाद की। हमने न्यू स्टेट्स की बात करी थी। न्यू स्टेट्स में हमने बात करी मराठा की, इसके लिए हमने पूरा डेडिकेटेड एक पार्ट बनाया था। फिर हमने बात करी थी सिख स्टेट की, फिर हमने जाट स्टेट की बात करी थी। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, हम यहाँ पर बात करेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, इंडिपेंडेंट स्टेट की। तो पहले हमें ये समझना है कि इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या है, और इन स्टेट्स में हमको किसको देखना? मैसूर को देखना है, केरल को देखना है, और मैसूर, केरल और राजपूत, इन स्टेट्स को हमको देखना है। ठीक है, तो हमारा हम स्टार्ट करते हैं मैसूर से। मैसूर से हम स्टार्ट करते हैं, मैसूर स्टेट से। ठीक है, और मैसूर स्टेट पे जाने से पहले हमको ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या होता है? अगर इंडिपेंडेंट स्टेट की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मुगल की संप्रभुता को स्वीकार कर रखा था, मुगल सॉवरेनिटी को, मुगल सॉवरेनिटी, संप्रभुता को। ठीक है, और इस संप्रभुता के रिटर्न में दे एंजॉय कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस। और इनके लिए एक शब्द यूज होता है, वो आपको ध्यान रखना है, वतन जागीर। वतन जागीर। ये क्या करते थे
ये रेगुलर ट्राइब्यूट पे किया करते थे, रेगुलर ट्राइब्यूट, इसको हम पेशकश बोल सकते हैं। मिलिट्री सर्विसेज, सैन्य हेल्प, मिलिट्री सर्विसेज, या तो ये या तो ये या दोनों, ठीक है। और इसलिए इनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में, आंतरिक प्रशासन में मुगल्स इंटरफेयर नहीं करते थे। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? एक हमारा नाम आता मैसूर का, एक हमारा केरल का, और एक राजपूत स्टेट का, ठीक। तो इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब ये होता है। अब हमको देखना है मैसूर के बारे में। तो देखो, मैसूर को पढ़ने से पहले आपको इसके जो ओरिजिन है, मतलब किस तरीके से, हम थोड़ा सा हमको पृष्ठभूमि बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, और इसके बैकग्राउंड में जाने के लिए हमको मध्यकालीन इतिहास में जाना पड़ेगा, मिडाइवल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक मैप दिखाया हुआ है, यहाँ पर मैप शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डेक्कन सल्तनत की बात करते हैं। डेक्कन सल्तनत मतलब दक्षिण का सल्तनत। तो ये बेसिकली यहाँ 5 नाम आते हैं: अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिरार। तो यहाँ ये किस नाम से जाना जाता था? इसको हम बोलते थे बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम, जिसका ओरिजिन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हम 1347 1347 से लेके 1527 तक माना जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो बहामनी किंगडम है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और 5 इसकी रीजनल पावर बनती है, जिसका नाम है बिरार, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकोंडा, ठीक। और इसी के कंटेम्पररी, इसी के जस्ट नीचे ये जो हमने बनाया है, इसको हम बोलते हैं विजयनगर, विजयनगर एम्पायर। तो बहामनी किंगडम का अगर हम बात करें, फाउंडर की बात करें, तो फाउंडर में नाम आता है हसन गंगू का। किसका नाम आएगा? हसन गंगू का, हसन गंगू का। और अगर विजयनगर की बात करें तो यहां पर नाम आता है हरिहर बुक्का का, हरिहर, हरिहरन बुक्का, बुक्का का नाम आता है, ठीक। तो ये दो जो एम्पायर रहे हैं, ये हमारा मुस्लिम एम्पायर था, कौन सा वाला? बहामनी, ठीक। और ये हमारा विजयनगर एक हिंदू एम्पायर हुआ करता था। तो ये इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन जब हम मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तब हम एज अ स्टार्टिंग से पूरा विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम पढ़ेंगे। लेकिन मैसूर राज्य को पढ़ने के लिए मैं कुछ आपको भी 10 मिनट की स्टोरी सुनाऊंगा, तो आप समझ जाइए, समझ में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर विजयनगर एम्पायर की बात करें, तो विजयनगर एम्पायर का जो टाइम पीरियड है, जो स्टेब्लिशमेंट है, हम वो 1336 से लेके 1650, 1336 से 1650 तक की हम बात करते हैं। उसके फाउंडर कौन है? हरिहरन बुक्का की बात करते हैं। तो देखो, अगर हम अब जो पूरा डिस्कशन होगा वो हमारा विजयनगर सेंटर्ड होगा, ठीक है। तो अगर विजयनगर की हम बात करें, यहां पर लिखें विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट अगर हम लिखते हैं, तो बेसिकली इसके एस्टेब्लिशमेंट में, द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर में किसका, मतलब काकातीय डायनेस्टी का काफी कंट्रीब्यूशन था। तो किसका कंट्रीब्यूशन था? काकातीय, काकातीय डायनेस्टी, डायनेस्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, क्योंकि इन्हीं के सामंत फ्यूडल के रूप में 2 व्यक्ति काम करते थे, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का, बुक्का, हरिहरन बुक्का, ठीक है। और घटना कुछ इस तरीके से हुई थी कि ये 1328 की बात है, जब मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद मूर्ख सुल्तान जिसको हम बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में क्या हुआ था, यहां पर काम्पिल्य, एक जगह का नाम है काम्पिल्य, काम्पिल्य राज्य, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा काम्पिल्य राज्य को जीत लिया गया था। और यहां से हरिहरन बुक्का को कहां ले जाया गया? यहां से इनको दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली ले जाया गया, और दिल्ली में हरिहर बुक्का को काय में एम्ब्रेस कर दिया गया? इस्लाम में। कुछ समय बाद यहां पर वापस से क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ, और रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए किसको भेजा गया? हरिहरन बुक्का को भेजा गया। अब यहां पर हरिहर बुक्का की मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, जिनका नाम है माधव विद्यारण्य, माधव विद्यारण्य,
रण्य, ठीक, माधव विद्यारण्य। और इनसे मिलने के बाद इतने प्रभावित हुए, दे अगेन इम्ब्रेस्ड इनटू हिंदुइज्म में, हिंदू में वापस कन्वर्ट हो गई है, ठीक। और यहां पर इन्होंने जो जगह देखो, आपको यहां पर दिख रहा है मैप में हम्पी, ये जो हम्पी वाली लोकेशन है, हम्पी, हम्पी को हम क्या बोलते हैं, हस्तिनावती, हस्तिनावती, ठीक, हस्तिनावती। और जिसकी लोकेशन है साउथ ऑफ, साउथ बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। यहां पर इन्होंने एक राज्य का फाउंडेशन रखा और उसका नाम रखा विद्यानगर, विद्यानगर। और विद्यानगर ही आगे जाके क्या नाम कहलाया, विजयनगर, विजयनगर। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि विजयनगर का जो टाइम पीरियड है वो 1336 से लेके 1650, और इसके फाउंडर कौन है, हरिहरन बुक्का, ठीक है। और इनके बीच में जो ये जो सीमा होती है, ये इनके बीच में क्या होगा, आपस में पंगे होते रहेंगे। ये पूरा हमारा मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको वहां पर डिटेल से समझा जाएगा। अब अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें, हम केवल इस क्षेत्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है, विजयनगर के संदर्भ में। तो विजयनगर में अगर हम बात करें, देखो विजयनगर, इस क्षेत्र में टोटल हमारी डायनेस्टी हुई है 4 डायनेस्टी, जिसको आप आसानी से याद रख सकते हो, एस, एस, टी और ए, स्टेट स्कूल टीचर एसोसिएशन। तो इसका ये मेमोनिक्स है, इसके लिए हम बोलते हैं संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, जिसने लगभग लगभग 150 साल तक शासन किया। तो इनका आप टाइम पीरियड चाहो तो नोट कर लो, 1336 से लेके 1485। संगम के बाद आता है सालुब डायनेस्टी, सालुब डायनेस्टी, सालुब डायनेस्टी ने, सालुब वंश ने 20 साल तक शासन किया। और इनका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1485 से लेके 1505 तक। उसके बाद आता है इसमें तुलुब डायनेस्टी, तुलुब डायनेस्टी, तुलुब डायनेस्टी ने लगभग 65 साल तक शासन किया। इनका टाइम पीरियड 1505 से लेके 1570 तक का टाइम पीरियड आता है, ठीक है। अब जो फेमस नाम आपने सुना होगा विजयनगर एम्पायर, जिनने लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसमें नाम आता है केडीआर का, कृष्ण देव राय। तो वो तुलुब डायनेस्टी को ही से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये तुलुब डायनेस्टी में एक नाम और आता है जिसका नाम है सदाशिव राय, सदाशिव राय। और इनका एक दामाद हुआ करता था जिनका नाम था राम राय, राम राय, ठीक। और राम राय का एक भाई था तिरुमल, तिरुमल, ये भी नाम याद रखो। इनका कौन है, ये राम राय का कौन है, भाई है, ठीक। और इसके बाद यहां पर एक नाम आता है अरिविडू, अरिविडू, इसको प्रॉपरली लिख लीजिए, इसको अपन रब कर देते हैं। क्या नाम आएगा आपका, अरविडू, अरविडू वंश, अरिविडू वंश। ये इंपॉर्टेंट है मैसूर अभिराज्य की फाउंडेशन को समझने के। अब देखो ये जो सदाशिव राय है, कौन, ये सदाशिव राय, और इनका ये जो दामाद है, ये दामाद बहुत कलाकार था, ये राम राय। राम राय क्या करता था कि यहां पर, जैसे ये जो हमने यहां पर देखा है, बहामनी किंगडम आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन कन्वर्टेड टू द 5 रीजनल पावर्स। तो बेसिकली ये जो 5, कौन कौन से, अहमदनगर, बीदर, गोलकोंडा, बीजापुर और बिरार, ये पांचों को आपस में लड़ाया करता था। तो ये बेसिकली यहां पर आप लिख लो, ये 5 जो बहामनी के राज्य थे, 5 रीजनल पावर, रीजनल पावर किसकी, बहामनी की, इनको आपस में लड़ाया करता था डिप्लोमेसी, कूटनीति का यूज करके। लेकिन बाद में जब इनको ये बात समझ में आई, तो ये जो पांचों ने मिलकर, इनफैक्ट चारों ने मिलकर, क्योंकि बिरार और इनके बीच में आपस में पंगे चलते थे, तो 4 लोगों ने मिलकर कहां पर अटैक कर दिया, विजयनगर एम्पायर पे,
अटैक कर दिया और विजयनगर एम्पायर में विजयनगर की इसमें बहुत भयंकर हार हुई। और यहाँ पर इस जो युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा। और ये तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, ये तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो बहामनी के 5 राज्य, इन्होंने क्या करा? अटैक ऑन विजयनगर एट द रेट विजयनगर। कब की बात है ये? 1565 की बात है, 1565 में। और इस युद्ध को क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा। और इस बैटल ऑफ तालीकोटा में कौन है? राम राय हैं जो मारे गए। राम राय मारे गए। और राम राय मारे गए तो इनका जो ये भाई है जिसका नाम है तिरुमल, तिरुमल, ये सदाशिव राव को लेके कहां चला जाएगा? सदाशिव राव को लेके पेनुगोंडा चले जाएंगे। पेनुगोंडा, एक लोकेशन का नाम है पेनुगोंडा, चले जाएंगे और सदाशिव राव को क्या करेंगे? अपदस्थ कर देंगे, अपदस्थ कर देंगे। और यहां पर कौन? तिरुमल, तिरुमल फाउंडेशन रखेंगे किसकी? अरिविडू डायनेस्टी की। और अरिविडू डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1570 से लेके 1650। ठीक है। इसको पूरा इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका काम करने का तरीका, क्या क्या व्यवस्था थी, क्या, ये सारा हम कब देखेंगे? हम मिडाइवल हिस्ट्री विजयनगर में देखेंगे। लेकिन अभी मुझे सिर्फ आपको यहाँ पर रेफरेंस देना था, इसलिए मैंने बताया। अब ये जब ये अरिविडू डायनेस्टी में एक जो लास्ट अंतिम महान रूलर रहे हैं उनका नाम था वेंकट, वेंकट, वेंकट सेकंड। तो वेंकट सेकंड के समय में, के शासन काल में, वेंकट सेकंड के शासन काल में यहां पर मैसूर राज्य में वुडेयार डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। वुडेयार, वुडेयार डायनेस्टी, वुडेयार डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक। कहां पर? मैसूर राज्य में, मैसूर राज्य में वुडेयार डायनेस्टी का क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट होता है। और ये जो बैटल ऑफ तालीकोटा है, इसके दो और नाम निकल के आते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम राक्षस तंगड़ी, राक्षस तगड़ी। ठीक। ये युद्ध भी बोला जाता है, बन्नी हट्टी भी बोला जाता है, बन्नी हट्टी भी बोला जाता है। और इस युद्ध का विवरण एक ट्रेवलर जिसका नाम है सेवेल, सेवेल ने अपनी बुक में, और उनकी बुक का नाम है द फॉरगॉटन एम्पायर, फॉरगॉटन एम्पायर में भी किया है। ठीक। और युद्ध के बाद यहां पर एक और विजिटर आए थे जिसका नाम था फेडरिक, सीजर फेडरिक, सीजर फेडरिक। ठीक है। तो कुछ बातें आपको ये ध्यान रखना है। तो ये बात आपको इसमें याद रखने वाली बात कौन कौन सी है? याद रखने वाली बात ये है यहां पर कि विजयनगर एम्पायर में कौन हुए हैं? SSTA। और किस, और यहां पर सदाशिवराव, रामराय, तिरुमल, और बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक। ये कुछ थोड़ा बैकग्राउंड था, ये मुझे आपको बताना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसमें आगे बढ़े, अब आप हेडिंग डाल सकते हो यहां पर मैसूर स्टेट, मैसूर स्टेट। तो यहां पर आपको एक पॉइंट लिख लो नोट्स के हिसाब से। आफ्टर बैटल ऑफ तालीकोटा, कब हुई थी ये? 1565 में, 1565 में विजयनगर जो है वो क्या कर गया? डिक्लाइन कर गया। ठीक। उसका 1612 में, 1612 में, हालांकि पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। 1612 अरिविडू, अरिवेडू, अरिवेडू डायनेस्टी के शासन में, और किसके शासन में? वेंकट टू, V2 के टाइम पीरियड में क्या हुआ? ठीक है। एक वुडेयार डायनेस्टी, वुडेयार डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ का मैसूर राज्य में। ठीक। 1612 के आसपास वुडेयार डायनेस्टी ने रूल किया। ठीक। अब वुडेयार डायनेस्टी में हम आगे बढ़ते हैं तो लगभग 1750 की घटना है ये। 1750 के आसपास जो मैसूर स्टेट था, मैसूर स्टेट के जो राजा थे, राजा का नाम था चिका, चिका कृष्णराज, कृष्णराज।
ये मैसूर के राजा हुआ करते थे, और ये राजा केवल नाम मात्र के राजा थे, ठीक है, नॉमिनल, नॉमिनल। और रियल पावर इनके सेनापति के हाथ में थी, और सेनापति का जो नाम था वो था नंदराज, नंदराज, नंदराज। रियल पावर इनके हाथ में थी, ठीक। और नंदराज के ही समय में क्या हुआ, एक कॉम्पिटेंट रूलर, एक योग्य सैनिक, एक योग्य सैनिक जिसका नाम था हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली लिख सकते हो आप इसको, हैदर अली इस तरीके से भी लिख लो इंग्लिश में, हैदर अली, ठीक। तो इनके समय में ये सेनापति ये थे, और योग्य सैनिक ये बहुत कॉम्पिटेंट व्यक्ति था। तो मैसूर राज्य के फाउंडेशन में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है हैदर अली, और इनका एक लड़के का नाम है जिसका नाम है टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। तो ये दो नाम हमको देखना है, ठीक। तो अब देखो, और टीपू जो हैदर अली का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा आपका 1761 से लेके 1782 तक का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं यहां पर। अब देखो हो क्या रहा है कि, अब समझो बात को कि ये जो हम मैसूर की बात कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लो कि मैसूर, ये मैसूर राज्य है, इसकी अगर हम ऊपर की बात करें तो यहां पर कौन है, मराठा है, यहां पर कौन है, निजाम है, यहां कौन है, ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स इंग्लिश है, ठीक। और यहां पर आपका क्या है, आपका ये कोस्ट दिख जाएगा, ये मालाबार कोस्ट है, और यहां पर है त्रावणकोर, त्रावणकोर। तो यहां पर अरब सागर है। तो यहां पर ये देखो, ये भी काफी, हैदर अली भी क्या है, हाईली एम्बिशियस है, तो इनका एक्सपांशन यहां तो कर नहीं सकते, ठीक है, नीचे भी बहुत ज्यादा नहीं जा सकते, हालांकि भी त्रावणकोर में भी इनके पंगे होंगे, एक तरफ ब्रिटिशर्स हैं, तो इनको भी एक्सपांशन करना है तो कहां जाना पड़ेगा, या तो इस तरफ जाना पड़ेगा या इस तरफ जाना पड़ेगा। तो इनका इनके संग कॉन्फ्लिक्ट होना क्या है, इनएविटेबल है, इन कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो मराठा कईयों बार इन पे अटैक करेंगे, मराठा कईयों बार इन पर अटैक करेंगे। और जब मराठा ने, इन लगभग ये मान के चलो आप, मराठा ने मैसूर राज्य पर 1753, 54, 57, 59 ये लगातार अटैक करे। ये आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हो, ये देखो ये रहा आपका मैप, मैसूर राज्य, ये देखो मराठा, ठीक है, इनफैक्ट आप ये पूरा ले लो, और यहां पर मालाबार पे भी इनका काफी टाइम तक नियंत्रण रहा था। तो यहां पर इनके पंगे किससे होते थे, इन्होंने कई बार अटैक करा, ठीक है। यहां पर आपका कौन है, ये निजाम हैदराबाद वाले, ठीक, ये ब्रिटिशर्स हैं। यहाँ नीचे जाओगे तो आपको त्रावणकोर देखने को मिल जाएगा, ये त्रावणकोर है, ठीक है, ये त्रावणकोर देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो हमारा पूरी सिचुएशन बनी है, ठीक, ये मालाबार वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन आएगा, ये त्रावणकोर पोर्शन है। तो इन्होंने क्या करा, इसको थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया मैप, ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक। तो ये जो मराठाओं ने इन पे क्या करा, कंटिन्यूअसली अटैक किया। तो उस अटैक में इन पूरे मैसूर राज्य की जो सिक्योरिटी थी, सुरक्षा, किसने की, हैदर अली ने करी, क्योंकि काफी कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर था। और ये लगातार वॉर्स के कारण इसकी जो, इनके जो सेनापति थे नंदराज और देवराज, इनकी शक्ति कमजोर हो रही थी। तो इसी चीज का फायदा उठा के 1761 में हैदर अली ने खुद को क्या कर लिया, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ रूलर ऑफ मैसूर, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज रूलर ऑफ मैसूर, मैसूर का क्या कर लिया, रूलर डिक्लेयर कर लिया, ठीक है।
अब ये जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर शो किया हुआ है, इसको मैं और क्लियर कर देता हूं कि ये वोडियार डायनेस्टी के टाइम की अगर हम बात करें तो जब वोडियार डायनेस्टी तो मैसूर राज्य का इस्टेब्लिशमेंट ये वाला क्षेत्र है, ठीक। और जब टीपू ये सॉरी हैदर अली के टाइम पर ये एक्सपांशन करते हैं, टीपू सुल्तान के टाइम पर जो उनका लड़का है ये एक्सपांशन होता है, ठीक है। और इनका काफी टाइम तक मालाबार क्षेत्र में भी रही। ये कंबाइंड मैप है, इसका जो सेपरेट मैप है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने क्या दिया है, ये देखो, ये वाला, ठीक है। जो वोडियार डायनेस्टी का जो शासन था वो ये वाले क्षेत्र पे था, इसको आप बहुत क्लियरली विजिबल है, ये इतना सा क्षेत्र, ठीक। फिर हैदर अली के समय तक इन्होंने काफी एक्सपांशन कर लिया था, इन्होंने काफी सारे क्षेत्र को अपने में मिला लिया था, ठीक। 1700 जब इसने खुद को अपने को डिक्लेयर कर लिया, इन्होंने और एक्सपांशन किया। तो जब हैदर अली ने एक्सपांशन किया तो ये वाले आप डायग्राम में जो थर्ड डायग्राम है, यहाँ पर इनका कॉन्फ्लिक्ट किस किस से होना तय है, मराठाओं से, निजाम से, और इधर ब्रिटिशर से, और ये मालाबार तो यहाँ पर है ही, ठीक। टीपू सुल्तान के टाइम पर और एक्सपांशन हुआ, ठीक। उसके बाद आगे की हम कहानी बढ़ते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जब मराठाओं ने अटैक किया तो मैं जो हैदर अली ने अपनी योग्यता के दम पर मैसूर राज्य की सुरक्षा करी, ठीक। और जब खुद को जब डिक्लेयर कर लिया इसने रूलर, तब इसने वहां पर जमींदार का क्या हो रहा था, रिवोल्ट हो रहा था, उसको सबड्यू किया, उसका दमन किया उसने। बिदनूर, जगह का नाम है बिदनूर, मालाबार, सुंदा, सेदा, कन्नड़, इन क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। ये मैप आपको दिया हुआ है, इत्मीनान से आप देख सकते हो इसको, ठीक। अब अगर हम बात करें तो अगर हम हैदर अली की बात करें, हैदर अली, ठीक। हैदर अली का जो हम टाइम पीरियड लिख रहे हैं 1761 से लेके 1782 तक, 1782 तक, ठीक। तो अब देखो, अगर हम बात करें पहला इसके लिए, अगर हम एस्टिमेशन करें किसका, हैदर अली का, तो एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर था, एक योग्य प्रशासक था, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है, और जो रिवेन्यू सिस्टम है, ये जैसा मुगलों के टाइम पर होता था उसी के तर्ज पे करता था ये, ठीक। इसने कैपिटल शिफ्ट करी, कैपिटल शिफ्ट कहां से, मैसूर से, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, कैपिटल शिफ्ट करी इसने, ठीक। अब अगर हम और आगे इसको की बात करें तो इसमें निकल के आता है कि ये भी, इसने भी क्या पॉलिसी, इसकी भी एक्सपांशन की नीति थी, एक्सपांशन करना था, हाईली एम्बिशियस था ये भी, और योग्य तो था ही, ठीक है। तो इसके एक्सपांशन की नीति कारण, योग्यता के कारण, इसके एम्बिशन के कारण क्लैशेस क्लैशेस वर विटनेस्ड, किस किस के बीच में क्लैश देखने को मिलेगा आपको, रीजनल पावर, उस समय कंटेम्प्रेरी रीजनल पावर की बात करें, मतलब इसका क्लैश किसके साथ, मराठाओं के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ में, और ब्रिटिशर्स के साथ में, मराठा निजाम और ब्रिटिशर्स के साथ में, और मैसूर एक खुद तो था यहां पर, ठीक। अगर अगले पॉइंट की यहां पर बात करें तो क्योंकि होना ही था, क्योंकि इसको एक्सपांशन करना था, इधर है मराठा, इधर है निजाम, इधर है ब्रिटिशर्स, और यहां पर तो तुम्हारा क्या है, यहां पे एक्सपांशन हो नहीं सकता, नीचे है त्रावणकोर, ठीक। अभी त्रावणकोर के बारे में पढ़ेंगे, अभी अपने को केरल के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली अगर हम आगे इसमें और पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, तो हैदर अली, हैदर अली had maintained
आर्मी ऑन मॉडर्न यूरोपियन लाइंस। इन्होंने अपनी सेना का क्या करना, आधुनिकरण किया। ठीक है, फॉर दैट ही हैड एस्टेब्लिश अ मॉडर्न आर्सेनल एट डिंडीगुल, 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 with the help of with the help of फ्रेंच एक्सपर्ट। ठीक, और इसने 2 वॉर लड़े, 2 वॉर्स, और सेकंड वॉर में मारा गया। अब देखो क्या था, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जो लोकेशन जो थी मैसूर की, और जो नेचर था, या जो उसकी इच्छाएं थी, जो एस्पायरेशन थी, एम्बिशन, एक्सपांशन, तो बेसिकली यहां पर हैदर अली के टाइम पर इसने 2 वॉर लड़े। ठीक है, हालांकि जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट टू ऑफ मैसूर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, तो इसमें पहला वॉर आता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। मैं एएम लिख रहा हूं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये इसका जो टाइम पीरियड है, ये 1767 से 1769 में हुआ। ठीक है, और इसका कारण क्या था, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि ये हमको पिलर 4th में पढ़ना है, जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का पढ़ेंगे। तो इसका मेन कारण ये था कि जो ब्रिटिशर्स उनकी भी क्या थी, एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, और हैदर अली की जो दोस्ती थी, दोस्ती मतलब फ्रेंडशिप विद फ्रेंच, इस कारण से इसके क्या बने, ग्राउंड्स बने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के। लेकिन क्या था कि इसमें ये जो कंक्लूड हुआ था, ये ट्रीटी ऑफ मद्रास से कंक्लूड हो गया था, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कि आपकी 1769 की ट्रीटी है। और ये ट्रीटी एक्चुअली में ट्राइपार्टाइट ट्रीटी थी, क्योंकि तो कितने स्टेक होल्डर हैं इसको लेके, यहाँ पे ऊपर कौन है, अगर हम इसको कलर चेंज करें, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है मराठा, इस तरफ कौन है, इस तरफ निजाम थे, और यहाँ पर नीचे कौन था, नीचे थे हमारे, ये इस तरफ से, ये इस तरफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, बोला कि जब हम तीनों को पे कोई भी अटैक करेगा, तो हम बाकी, या कोई भी अटैक करेगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो अभी आपको ये सब चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इज कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास इन 1769। और जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उसका टाइम पीरियड है 1780 टू 1784। ठीक, 1784 की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो यहां पर क्या हुआ था, ये इसका पंगा ये था कि भैया मराठों ने मैसूर राज्य पर अटैक कर दिया था, मराठों ने फिर से अटैक कर दिया था, लेकिन इस टाइम जो इंग्लिश थे इनकी हेल्प के लिए नहीं आए, मतलब ये ट्रीटी नहीं मानी गई। तो बेसिकली ये कारण रहे, और ये वाला जो कंक्लूड हुआ था, ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से कंक्लूड हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर। ठीक है, और इस सेकंड युद्ध में क्या हुआ था कि ये जो हैदर अली है, इनकी डेथ हो गई, और हैदर अली के डेथ के बाद पूरे मैसूर राज्य की बागडोर किसके हाथ में आ गई, उनके बेटे के हाथ में आ गई, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू, टीपू नाम हुआ करता था। ठीक, तो अब हमें टीपू के बारे में पढ़ना है। ठीक, दो एंग्लो मैसूर वॉर हो गए। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालो आप किसकी, टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो है 1782 से लेके 1799, ये टाइम पीरियड है। और एज इंडिपेंडेंट रूलर, एज इंडिपेंडेंट रूलर, इनका हम टाइम पीरियड लिखते हैं 1887 से। अगर हम इनके एस्टिमेशन की बात करें, इनके मूल्यांकन की बात करें, तो बेसिकली assumed the title of पादशाह, पादशाह। इन्होंने अपने नाम के क्वाइंस इशू कराए, इशूड क्वाइन। ठीक, इंट्रोड्यूस न्यू कैलेंडर। ठीक, एबल टू सिक्योर, एबल टू सिक्योर सनद, सनद,
रॉयल ऑर्डर जिसको बोलते हैं, रॉयल ऑर्डर, कहां से? फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, खलीफा से, ऑटोमन एम्पायर से। ठीक, तो ये इनके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें एज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक, तो इसके लिए कुछ पॉइंट, पहला पॉइंट आ जाएगा वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस, वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ मासेस, इन्होंने जन कल्याण के लिए काम किया। इंक्लूड फ्रेंच कॉप्स इन आर्मी, सेना में फ्रांसीसियों को भर्ती किया गया। इन्होंने ट्राई टू मॉडर्नाइज नेवी, ट्राई टू मॉडर्नाइज नेवी, इन्होंने नेवी को मॉडर्नाइज करने का भी प्रयास किए। ठीक है, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को समझा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को इन्होंने समझा। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को समझते हुए ही रिकॉग्नाइज्ड द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज अ फाउंडेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। इनका यह मानना था कि अगर आपको मिलिट्री सैन्य रूप से अगर बहुत स्ट्रांग होना है, उसके लिए आपको पहले इकोनॉमिक आर्थिक रूप से बहुत अच्छा होना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रमोटेड इनलैंड फॉरेन ट्रेड एंड सेटअप फैक्ट्रीज। ठीक है, वो फैक्ट्रीज किस किस चीज की? पेपर के लिए बात कर लें, शुगर की बात करें, सिल्क की बात करें, ठीक, और फॉरेन ट्रेड को इन्होंने अच्छा करने के लिए कई सारे दूतावास अलग अलग कंट्री में भेजे। सेंट इमिशरीज टू, कहा, फ्रांस, टर्की, ईरान, म्यांमार, टू डेवलप फॉरेन ट्रेड। ठीक, यूरोपियन लाइन पे इन्होंने ट्रेडिंग कंपनियां स्टेब्लिश करी, ट्राई टू स्टेब्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, एग्रीकल्चर को इंप्रूवमेंट करा, एग्रीकल्चर का इंप्रूवमेंट सब यूरोपियन लाइंस पे। ठीक है, इन्होंने मैसूर में सेरीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया, सेरीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया कहा, मैसूर में। ठीक, एंड शो कीन, कीन मतलब बहुत बारीक, कीन इंटरेस्ट इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक, तो इसके अंडर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। ठीक, और ये मेंबर भी थे जेकोबियन क्लब के, जेकोबियन क्लब के मेंबर भी रहे। ठीक है, पॉलिसीज की अगर हम इनकी बात करें, अगले पेज पे ले रहा हूं, पॉलिसीज की बात करें तो ये भी अपने पिताजी के हिसाब मतलब समान रिलीजियस, धार्मिक, रिलीजियस, टॉलरेंट थे, टॉलरेंट, धार्मिक रूप से क्या थे, सहिष्णु थे। ठीक है, उन्होंने शारदा जी की मूर्ति बनवाने के लिए पैसे भी दिए, शारदा जी की मूर्ति बनवाने के लिए क्या दिए, फंडिंग भी दी थी। ठीक, और
डाइड इन फाइटिंग, डाइड वाइल फाइटिंग इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो देखो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि दो एंग्लो मैसूर वॉर, जो हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इसका टाइम पीरियड आता है 1790-92 के आसपास, 1790-92 के आसपास। ठीक, तो ये किस किस के बीच में लड़ा गया? ये ब्रिटिशर्स, नाम से क्लियर है, एंग्लो मैसूर वॉर। तो इस बैटल में क्या हुआ था कि इट इज कंक्लूडेड विद ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, रंगपट्टनम। ठीक, तो ये क्या ट्रिटी हुई थी यहां पर। ठीक, और इसका मतलब मेन कारण यह था कि कुछ जमीन का विवाद था, तो टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पे अटैक कर दिया था, त्रावणकोर पे अटैक कर दिया था। ठीक है, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बाद जो एक फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1799 है। ठीक, और यहां पर इसको बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक, और ये फोर्थ बैटल में लड़ते लड़ते क्या था, टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, ये तो यहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान, दो बैटल, दो वॉर हैदर अली ने और दो वॉर टीपू सुल्तान ने। हालांकि वो सेकंड बैटल के बीच में ही मारा गया था हैदर अली। तो ये हमको मैसूर स्टेट के बारे में पढ़ना था। अब इन फोर, देखो आप देखो समरी के लिए कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर, थर्ड एंग्लो मैसूर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर, 67, 69, 80, 80, 84, 1992 और 1999। ठीक, तो ये इसका पूरा इन डेप्थ एनालिसिस हम पढ़ेंगे कब? जब हम फोर्थ पिलर पढ़ेंगे, इन फोर्थ पिलर। ठीक, ब्रिटिश एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन, तब हम पूरा कि किस तरीके से मैसूर राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और उसकी आगे की कहानी बढ़ती जाएगी। ठीक, बाकी मैंने आपको मैप इसमें ऑलरेडी डाल दिए हैं। इस मैप में आप देख सकते हो कि 1799 84 में एंग्लो मैसूर के बाद क्या सिचुएशन थी, फिर ब्रिटिश के अंडर में किस तरीके से रीस्टेब्लिशमेंट किया गया वोडियार डायनेस्टी का, किस तरीके से टेरिटरी का डिवीजन कर दिया गया एंड सो ऑन। ये सारी चीज आप इत्मीनान से देख सकते हो। हमको इस पिलर में जो पढ़ना था राइज ऑफ रीजनल स्टेट, और रीजनल स्टेट में भी इंडिपेंडेंट स्टेट, तो वो हमने मैसूर वाली स्टेट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, यहां तक अपना ये वाला मैसूर का हिसाब किताब कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारी अगली स्टेट आती है, अगली स्टेट हम किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं, केरल। तो अगला हमारा स्टेट का नाम है केरल, केरला। क्या पढ़ना है हमको? केरल पढ़ना है। ठीक, तो बेसिकली आप मैप देख रहे हैं, तो अगर हम बात करें 1700 के आसपास, 1700 के आसपास, ठीक है, ये जो केरल, हाँ आज का केरल हम देखते, केरल आज एक राज्य नहीं था, बल्कि ये तीन पार्ट हुआ करते थे। इसके कौन से तीन पार्ट्स हुआ करते थे? थ्री पार्ट्स। तीन पार्ट्स में हम इसको बोल सकते हैं कौन कौन से? एक त्रावणकोर, एक हो जाएगा आपका कोचिन, और एक हो जाएगा आपका मालाबार, मालाबार। आप इसको टीसीएम या सीएमटी से भी याद कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा एक केरल राज्य है, ये उस टाइम पर हम, हमारा जो विंडो पीरियड है पढ़ने का, वो कब से कब तक है? आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब से लेके 1857 तक हम ये पीरियड देख रहे हैं, जिस पीरियड में क्या हुआ है आपका डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल। तो 1700 के आसपास केरल के तीन पार्ट हुआ करते थे। कौन कौन से? ये वाला आप मैप मैंने इसमें डाल दिया, ये देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। ठीक है, ये है आपका त्रावणकोर, ये है आपका कोचिन, और ये है आपका मालाबार। ठीक, तो तीन पार्टों में डिवाइड था पूरा केरल।
और इसको आप अगले मैप में भी आप देख सकते हो, अगला जो मैप है ये जो वाला कौन सा हमने क्या बोला, ये है आपका त्रावणकोर वाला राज्य, ये है आपका कोचीन, और ये जो हमारा पूरा जो मालाबार है ये वाला, ये मालाबार क्षेत्र को भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे हम चिरक्कल। क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट कौन सा है, चिरक्कल वाला पार्ट है। चिरक्कल वाले के बाद ये वाला हमारा कैलीकट वाला जमोरिन वाला क्षेत्र है, कैलीकट। ठीक, ये कैलीकट हो गया। ठीक, ये पालघाट वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, तो ये बेसिकली हम मैप से आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो। ठीक, तो हम इसमें पहला पॉइंट लिखिए, जो त्रावणकोर था वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इन केरला रीजन and had maintained its independence from मुगल अथॉरिटी। ठीक, ये इस मैप में भी आप देख सकते हो, ये तीन क्षेत्र है, मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर। ठीक, फिर है ना 1949 त्रावणकोर कोचीन स्टेट को मिला दिया गया, ये बन गया, और 1 नवंबर 1956 में आधुनिक केरल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये टाइमलाइन दी हुई, इत्मीनान से देखिए, इसको देख लीजिएगा। ठीक, अगर हम बात करें यहां पर अगले पेज पे, ठीक, तो इसमें त्रावणकोर वाले क्षेत्र में एक नाम आता है मार्तंड वर्मा का, मार्तंड वर्मा, और इनका जो टेन्यूअर है 1729 से लेके 1758 तक का नाम आता है। ठीक, तो बेसिकली मॉडर्न इनको क्या बोला जाता है कि इनको मॉडर्न त्रावणकोर का निर्माता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निर्माता। ठीक, इन्होंने क्या करा है, कई सारे एक्सपांशन किए, कई सारे एक्सपांशन किए। ठीक, छोटे छोटे राज्यों को जीतकर इन्होंने अपने त्रावणकोर में मिलाई है। ठीक, ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते कन्याकुमारी से लेकर कोचीन तक इनके पास स्ट्रांग आर्मी हुआ करती थी, स्ट्रांग आर्मी हुआ करती थी। ठीक, और इन्होंने क्या करा, चैलेंज द यूरोपियन इन्फ्लुएंस, चैलेंज्ड यूरोपियन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस प्रभाव को क्या करा, चुनौती दी। और इन्होंने ये जो कैपिटल है, कैपिटल पद्म नाभम या पद्मनाभपुरम, पद्मनाभपुरम कब, 1729 से 1795 तक ये कैपिटल रही है। आगे हम थोड़े से और बात करते हैं। यहां पर 1741 में एक आपको नाम देखना को मिलती है, बैटल ऑफ कोलाचेल। कोलाचेल, ये नाम आप जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो सुन ही रहे हैं, और जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बैटल में जो मार्तंड वर्मा डिफीटेड द डच, अभी हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन में पढ़ेंगे, डचों को इन्होंने हराया। ठीक है, और ये काफी निर्णायक युद्ध रहा था। ठीक, और 1750 में इन्होंने पूरा अपना राज्य, ये जो हम बोल रहे हैं ना पद्मनाभम या पद्मनाभ भगवान को समर्पित कर दिया कि भैया ये पूरा राज्य किसका है, पद्मनाभ भगवान का है। और खुद को क्या मानने लग गए, ये खुद को मान लग गए पद्मनाभ दास, उनको सेवक मान। तो इस 1750 के बाद त्रावणकोर में जो भी राजा रहा, वो राजा कैसा रूल करता था, एज अ सेवक ऑफ भगवान,
सेवक ऑफ या सेवक किसका, पद्मनाभ भगवान का सेवक बनकर शासन करता था। और त्रावणकोर में एक नाम और आता है जिसका नाम है राम वर्मा। राम वर्मा जी का नाम आता है। ठीक, तो इनके बारे में आपको 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। अ मैन ऑफ ग्रेट क्रिएटिविटी एंड लर्निंग। ठीक, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग त्रिवेंद्रम एज अ कैपिटल सेंटर ऑफ स्कॉलरशिप एंड आर्ट। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। ये बात हम पहले भी मैसूर राज्य में डिस्कस कर चुके हैं, 1766 और 1792। ठीक, अटैक ऑफ मैसूर, अटैक ऑफ मैसूर, मैसूर इन पर अटैक करता है। और अटैक कौन, मैंने बताया था ना कि जो हमारा इमीडिएट कॉज बनेगा किसका, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का, तो उसका इमीडिएट कॉज यही बनेगा कि टीपू सुल्तान क्या करता है, अटैक कर देता है। ठीक, टीपू सुल्तान कहां पर, मैसूर पे अटैक कर देता है। अटैक ऑन मालाबार, और मालाबार पर अटैक करके क्या होता है, एंडेड द रूल ऑफ जमोरीन, एंडेड द रूल ऑफ जेमोरीन। ठीक, अब क्या होता है कि टीपू ने क्या करा, मालाबार क्षेत्र पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। ठीक है, और त्रावणकोर पे अपना दबाव बना के रखा। ठीक, और अभी जैसे हम मैसूर पढ़ के आ रहे हैं जस्ट पहले, तो 1792 में क्या होता है, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो इस ट्रिटी के प्रोविजन के हिसाब से जो मालाबार का क्षेत्र है वो अंग्रेजों के पास चला जाता है। वो किसके पास चला जाएगा, वो अंग्रेजों के पास चला जाएगा। तो इस पूरा केरल स्टेट में आपको ये जो 3 पार्ट है, कौन कौन सा, एक त्रावणकोर, कोचीन, और कौन सा वाला हमारा ये कैलीकट वाला, जमोरिन वाला। अब देखो, जब अभी जब कोचीन के बारे में जो जानकारी रहेगी, क्योंकि जब अब क्या होगा, हमको थर्ड पिलर पढ़ना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो यूरोपियन आएंगे, अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो उनकी जो फैक्ट्री कहाँ कहाँ बनेगी, तो वहां पर अपने को थोड़ा सा इसका रेफरेंस आएगा, कोचीन का आएगा, आपको यहाँ पर कैलीकट का आएगा। वास्को डी गामा की बात करेंगे तो हमारे जमोरिन की बात आती है, कैलीकट की बात आती है, कोझिकोड की बात आती है। तो ये वाला हम डिस्कशन वहां पर कंटिन्यू कर लेंगे। इस केरल स्टेट के रिस्पेक्ट में अभी जो इंपॉर्टेंट था त्रावणकोर, जिसमें हमारा मार्तंड वर्मा का नाम आता है और राम वर्मा का नाम आता है, ये हम देख चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, वो अगला टॉपिक जो है वो राजपूत स्टेट रहेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है कौन सा है, राजपूत स्टेट। तो देखो, राजपूत स्टेट की अगर हम बात करें, ठीक, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए अब आप लोग, राजपूत, राजपूत स्टेट। ठीक, अगर राजपूत स्टेट की बात की जाए, ठीक है, तो बेसिकली कौन थे राजपूत, राजपूत क्या है, हमारी वॉरियर क्लास है, वॉरियर, वॉरियर क्लास है। ठीक, और जो रूल कहां करते थे, रूल ओवर द पार्ट ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड सौराष्ट्र, राजस्थान एंड सौराष्ट्र। ठीक, और इनके जो मेजर पावर सेंटर थे, मेजर पावर सेंटर, मेजर पावर सेंटर में हम देख सकते हैं मेवाड़, मेवाड़। ठीक, जिसको हम उदयपुर बोलते हैं, उदयपुर। दूसरा हो जाता है आपका मारवाड़, मारवाड़, जिसको हम बोलते हैं जोधपुर, जोधपुर। एक हो जाता है आमेर,
जयपुर। जयपुर ये इनके कुछ पावर सेंटर हुआ करते थे। तो आप चाहो तो उसको मैप से के माध्यम से देख सकते हो। हमने क्या बोला, हमने इसको भी हम मार्किंग करते हैं ब्लैक कलर से। हमने सबसे पहले क्या बोला, हमने बोला मेवाड़, ये रहा हमारा मेवाड़। मतलब उदयपुर। ठीक, उसके बाद हम दूसरा कलर ले लेते रेड कलर। ठीक, मारवाड़ की बात करी हमने, ये हमारा मारवाड़ वाला क्षेत्र है, जिसको हमने बोला जोधपुर। और आमेर, आमेर के लिए हम ये कलर ले लेते हैं आमेर। ये जयपुर वाला। ये मैप को आप थोड़ा दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ी सी और कुछ आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, सिरोही हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, धौलपुर। ये हमने जाट में पढ़ा था, भरतपुर के जाट, चूड़ामन, गोकुल, बदन सिंह, सूरजमल। ये हम वाला पार्ट देख चुके हैं, राजस्थान वाले भरतपुर जाट स्टेट के बारे में। ये हम ऑलरेडी चीज, आपको ये 3 चीजें ध्यान रखना है, बीकानेर वगैरह। ठीक, अब ये मैप समझिएगा राजस्थान, ये वाला पूरा मैप समझिए। मैंने इसका और डिस्क्रिप्शन दे दिया है, पूरा टाइमलाइन इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि 1700 के आसपास क्या था, 1750 में क्या हुआ, 1800 में क्या हुआ। ये सब आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, मेरे को जो समझाना है वो मैं समझा देता हूँ। ठीक, तो अकबर के टाइम से अगर हम राजपूत की बात करें तो अकबर के टाइम से, ठीक है, अकबर, मुगल एम्पायर अकबर, ठीक, अकबर के टाइम से राजपूत, राजपूत प्ले सिग्निफिकेंट रोल किसमें, उनके विस्तार में, एक्सपांशन में, उनके एक्सपांशन में, विस्तार में, और उनके कंसोलिडेशन में। ठीक है, इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मुगलों के टाइम पर हम क्या देख सकेंगे, देखो अकबर की बात करी हमने, अकबर से पहले कौन था, ये लेटर हमने देखा था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और औरंगजेब की इंटॉलरेंट पॉलिसी ने हिसाब किताब थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। ठीक, तो अकबर, औरंगजेब के पहले तक, या हम बोले अकबर के टाइम तक, अकबर के टाइम तक या अकबर के टाइम, ठीक है, जो राजपूत हैं, राजपूत हैड एक्सेप्टेड मुगल सॉवरेनिटी, मुगलों की संप्रभुता स्वीकार किया गया। ठीक है, और जब सोवरेनिटी इन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो इनके पास, इनको कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, स्वायत्तता इनको मिल जाती थी। वो सालाना, शॉर्ट हो गई, वो पेशकश दिया करते थे, पेशकश, ठीक, मुगलों को दिया करते थे, एनुअल ट्राइब्यूट जिसको बोलते हैं। ठीक, बट हुआ क्या, औरंगजेब के टाइम पे अगर हम बात करें, सस्पिशियस सस्पिशियस नेचर ऑफ औरंगजेब टुवर्ड्स राजपूत, टुवर्ड्स राजपूत hurted the feeling of राजपूत। ठीक, एंड देयर रॉयल्टी, सॉरी रॉयल्टी नहीं, लॉयल्टी, लॉयल्टी टू मुगल्स, टू द मुगल्स। तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा। ठीक, तो यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल है, औरंगजेब की इंटॉलरेंट पॉलिसीज। ठीक, धार्मिक असहिष्णुता की नीति। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाला पॉइंट है, एंटी मुगल लीग, एंटी मुगल लीग 1708 में, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। सिचुएशन क्या थी, आप सिचुएशन ऐसे समझो, ठीक है, जो मुगलों के और राजपूत के बीच में जो रियल क्लैश है वो कब निकल के आती है, जब यहां पर आप एक ऐसा डायग्राम समझ लो, एक है राणा जसवंत सिंह, राणा जसवंत सिंह, ठीक, और इनका लड़के का नाम है अजीत सिंह, अजीत सिंह, ठीक, और इनका एक भतीजा है, भतीजा जिसका नाम है इंदर सिंह राणा,
इंदर सिंह राणा। इंदर सिंह राणा, ये क्वेश्चन समझो आप। क्या? एक है राणा जसवंत सिंह, इनका जो लड़का है अजीत सिंह, और इनका जो भतीजा है इंदर सिंह राणा। ठीक। तो औरंगजेब ने, कहां गया पेन, ये रहा। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने अजीत सिंह को जोधपुर का, जोधपुर, जोधपुर की बात करें ना, जोधपुर, ये देखो जोधपुर, मारवाड़, मारवाड़ वाले क्षेत्र में, तो जोधपुर का जो सक्सेसर मानने से मना कर दिया। ठीक है। और अजीत सिंह जो कि सन था, ठीक, और किसको घोषित कर दिया? मारवाड़ का, मारवाड़ का सक्सेसर किसको बना दिया? इंदर सिंह राणा को बना दिया। ठीक। तो इस बात से गुस्सा होकर मारवाड़ वालों ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। ठीक है। और इस मारवाड़ ने वालों ने, जब मारवाड़ लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, तो इसमें मेवाड़ा भी कूद गए। ठीक, मेवाड़ा भी कूद गए। ठीक है। औरंगजेब के टाइम की बात चल रही है, आगे समझो। फिर हुआ क्या कि 1708 में औरंगजेब तो मर चुका था। औरंगजेब का सक्सेसर कौन था? मुअज्जम बहादुर शाह। बहादुर शाह, बहादुर शाह ने क्या करा? ये अजीत को चुप करा दिया। ठीक है, अजीत को चुप करा दिया। ठीक। और साथ में किस 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 का नाम आता है, ये आप चाहो तो इसको लिख लो, अच्छे से काम आएगा पॉइंट। ठीक। इन 1708 बहादुर शाह मार्च टुवर्ड्स, मार्च टुवर्ड्स जोधपुर, जोधपुर, एंड फोर्स्ड अजीत सिंह, अजीत सिंह इंटू सबमिशन, सबमिशन। ठीक। और इसी कारण से क्या हुआ? दिस लीड, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटी मुगल लीग in 1708, which was led by Ajit Singh, Jai Singh II, and Durgadas Rathore, दुर्गादास राठौर। ठीक। फिर बाद में बहादुर शाह ने क्या करा? पीस एग्रीमेंट साइन किया राजपूतों के साथ में। ठीक। और राजपूत जो किंगडम था बिकम इंडिपेंडेंट व्हेन मुगल स्टार्टेड डिक्लाइन। तो हमने पहले ही पढ़ा था जब फर्स्ट पिलर की हमने बात करी थी, बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब लेटर मुगल स्टार्टेड द कंसिलिएशन पॉलिसी विद द राजपूत एंड स्टार्टेड डूइंग द पीस एग्रीमेंट विद देम। ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये पिलर सेकंड का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। और यहां पर आज हमने क्या क्लास में देखा? हमने देखा मैसूर स्टेट, केरल स्टेट और राजपूत स्टेट। अब जो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे दैट इज पिलर थर्ड, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। ठीक। थैंक यू वेरी मच।